नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो आगे बढ़ा, सीने पीछे होने लगी, चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, सांस जैसे उखड़ रहा हो। इनसे बहुत तमीज़ से बात की थी मैंने, लेकिन इन्होंने, ये देखो, ये। उससे अपना माथा उसे दिखाया जहाँ अब तक खून के जख्म ताज़ा थे। इन्होंने मुझे वास मारा है। मैंने इनको हर्ट नहीं किया, तो मुझे गलत मत समझना। मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। वो छोटे छोटे कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। जीनिया लट्टे की माने सफ़ेद शौकी चेहरा लिए पीछे को हो रही थी। उसे लगा था वो गिर जाएगी या फिर मर जाएगी। कैद सालिम मौत था। उसकी वापसी निरी बरसक जिसमें वो सुलग रही थी, वो अब तक शौक थी। मैंने बहुत याद किया तुम्हें। समझ नहीं आ रही इस वक्त तुम्हें देखकर क्या कहूँ, लेकिन वो दीवार से जा लगी, जुबान गुम थी, आंखें मुड़दा, और गैस बात अधूरी छोड़े अपने पैरों में गिरे केक के उस मलबे को देख रहा था जो डब्बे से अपनी झलक दिखा रहा था। मैं ये भी नहीं चाहता था। अब ये उसका इशारा केक की तरफ था। फिर सर झटकते उससे सीनिया और अपने दरमियान जरा सा फासला भी रह गया। अब्दुल्ला जमान अब उसके एन सामने खड़ा था। उसके बदन से उठती मसूर कुन खुशबू सीनिया के असाब पे तारी हो रही थी। कद में उससे चंद इंच ऊंचा, उसकी आंखों में देखता हुआ वो शानदार मर्द सीनिया हाकिम का दम खोंट रहा था, और उसकी आंखों में बस सरमी और तशनीकी थी। बस वही, वो उसे जिस नज़र से देख रहा था कोई और देख ही नहीं सकता था। मुझे देखकर घबरा गई हो? वो बेहद नरमी से पूछ रहा था, ऐसी नरमी जिसपे किसी का भी दिल ठहर जाए। डर क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ कहा है? मैं बस बात करने आया हूँ यार। मैं तंग नहीं करूँगा, रिलैक्स। उससे झुककर सीनिया का यख पड़ता हाथ अपने हाथ में लिया। गैस के लबों से बेख्तियार गहरी सांस खारिज हुई। वो ऐसे मिली थी जैसे गुनाहगारों को जन्नत मिलती हो। वो चंद लम्हे चुपचाप खामोशी से उसे तके गया। गहरी खामोशी में वाहिश और सांसों का था। उसके सामने खड़े इस तरह उसे देखते हुए वो कई जिंदगियां गुजार सकता था। 2.5 साल, वो उसे 2.5 साल बाद देख रहा था। इन तमाम सालों में कोई उससे उसके मुनाफे पूछे तो हाक, हसारे पूछे तो बस सीनिया हाकिम। कैसे उसका ठंडा बर्फ हाथ ऊपर गया। चंद लम्हे वो उसके हाथ पे उभरी शगें देखता रहा, उंगलियों की बनावट, उसके नाखून और उन पे लगे सुर्ख धब्बे। फिर यूं ही बेहद नरमी से उसका हाथ बुलंद किया और बारी बारी अपनी दोनों आंखों से लगाया। अकीदत से, मोहब्बत से, बेचैनी से। जीने ने सांस लेना भी रोक लिया। वो बड़ी मलाइमत से, बेहद नरमी से अपनी जलती आंखों को तस्कीन पहुंचा रहा था। थोई मई झम आ नूरे, तुम मेरी आंखों का नूर हो, धीरे से बताया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हर चीज़ के लिए। आई एम सॉरी, हर मसले के लिए। उसका हाथ अपनी आंखों से लगाए मध्यम लहजे में कहा। कई लम्हे वो इसी तरह उसके करीब खड़ा रहा। फिर धीरे से आंखों से हाथ हटाकर वो बेसांस खड़ी उस लड़की को देखने लगा। उसकी आंखें नकूश वो सरापा क्या पढ़कर फूंकती थी वो। क्यों वो आज भी उसका असीर था। तुम तुम क्यों आए हो? उसके लबों से टूट टूट कर अदा हुआ। आंखें किनारों से गीली हो रही थीं। खौफ ऐसा था कि वो खड़े खड़े मर जाना चाहती थी। उसके हाथों की कपकपाहट गैस महसूस कर सकता था। वो उसे देखता रहा, बस देखता रहा। वो सुनहरी आंखें, उसकी नाक में फिरोजे की वो लौंग जिसे छूने की ख्वाहिश उसे कब से थी, उसके बाल। ये तुमने अपने बालों के साथ क्या कर लिया है? वो ऐसे बोला जैसे बहुत अफसोस हुआ हो। पहले ज्यादा खूबसूरत लगते थे। एक हाथ अपने हाथ में लिए उसे दूसरे हाथ से उसके बालों को हल्के से छुआ। फिर करीब होकर उनकी खुशबू महसूस की। सीनी आंखें सख्ती से मीच गई, लब कपकपा रहे थे और आंखों के किनारे पे अटके आंसू चेहरे पे गिर पड़े। ऐसे उसका हाथ छोड़ा और जरा पीछे हुआ। मुझे इस तरह मत देखो, ऐसे आंखें बंद मत करो। मैं तुम्हें तंग कर नहीं कर रहा, मैं बस। उससे लब काटे और मजीद 2 कदम पीछे लिए। मैंने बस तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। आई एम सॉरी। वो वाकई पीछे होकर खड़ा हो गया था। अपनी बेख्तियारी पे उसे शर्मिंदगी हुई। उसी लम्हे मसम्मत करती नईमा कुर्सी से गिरी। धड़ाम की आवाज़ से कैसे चूहे मुड़ कर देखा। यही वो लम्हा था जब सीनिया ने स्लैब पे पड़ा चाकू उठाया, और जिस लम्हे गैस कुछ कहने को मुड़ा उससे चाकू तेजी से उसके बांसों में खो दिया। तेज सार चाकू जिस्म चीर कर अंदर दाखिल हुआ और उनकी एक तेज सार फवार बह निकली। उसकी शर्ट का बाजू पल भर में सुर्ख हो गया। वो शशडर सा सीनिया का चेहरा देख रहा था जो उसे धक्का देकर अब वो बाहर भाग रही थी। वो सीटिंग एरिया में नईमा को उठाने तक नहीं गई।
ये गैस के लिए दूसरा झटका था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ नहीं आ सका। वो कमरे की तरफ भागी और चटखनी चढ़ा ली। स्लैब का सहारा लेते दर्द से दोहरे होते गैस के चेहरे पे दर्द के साथ अब भी बेयकीनी थी। ये वो लड़की नहीं थी जिससे वो महल की राहदारियों में मिला था। उससे चाकू अपने बाजू से निकाला, खून मज़ीद तेजी से बहने लगा। उसे लब भींच कर बर्दाश्त किया। कई लम्हे स्लैब के साथ लगकर बैठे, गहरे लंबे सांस लेते हुए वो दर्द बर्दाश्त करता रहा, बेयकीनी सहता रहा। फिर उठा और जीनिया के कमरे की तरफ आया। वो बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी, हाथ में भारी गुलदान था। रंगत सर्द पड़ चुकी थी, हालत बिखरी हुई थी। उसमें हिस्ट्रियाई कैफियत तारी थी। जीनिया, कैसे नरमी से पुकारा। जीनिया, मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आया हूँ। बाजू में शदीद तकलीफ होने लगी। प्लीज़ इस तरह रिएक्ट मत करो। तुम मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो। इधर बाहर आओ, मेरी बात सुनो। तुम चले जाओ, प्लीज़ कहीं चले जाओ, मर जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। वो अंदर से हल्क के भर चिल्लाई। और मेरा क्या? मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं इतनी दूर तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम मुझसे डर क्यों रही हो यार? वो जैसे बुरी तरह बेबस हुआ। बाहर आओ प्लीज़, बाहर आओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। यहाँ से चले जाओ, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं अगर तुम नहीं गए तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी, लेकिन बाहर नहीं आऊँगी। उसके बाजू से हथेली तक आता और फिर हथेली से ज़मीन तक बहता हुआ खून दरवाजे से अंदर भी बह रहा था। सीने के पैर खून में सुर्ख होने लगे। आंसू तेजी से बहते उसका चेहरा भिगो रहे थे। मैं इस तरह खून से भरी हुई शर्ट के साथ कैसे जा सकता हूँ? मुझे 5 मिनट दे दो, मैं चला जाऊँगा। लेकिन प्लीज़ तुम पैनिक मत करो, प्लीज़। वो दरवाजे से चेहरा लगाए खड़ा उसे हिदायत दे रहा था। मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। पुलिस को भी नहीं बताऊँगा। बस तुम रिलैक्स रहो प्लीज़। मैं जा रहा हूँ, ओके? अंदर खामोशी रही। हाँ, मगर वो आंखें रगड़कर साफ कर चुकी थी। चेहरे के खौफ में कुछ हद तक कमी थी, मगर उसे यकीन अब तक नहीं आया था। बाहर कैस अब लुकमान को कॉल मिला रहा था। उससे चंद ज़रूरी हिदायत देकर उसे अपना बाजू देखा जहाँ दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर तासुब से उस बंद दरवाजे को देखा। फिर उससे खुद को दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठते हुए देखा। अंदर से उसकी हिचकियाँ ले लेकर रोने की आवाज़ आ रही थी। उसे अंदाज़ा हुए वो कुछ चीज़ें इतनी बुरी तरह तोड़ चुका था कि अब उन्हें फिक्स नहीं किया जा सकता था। सर फहरिस्त उनमें सीनियर हाकिम का दिल था, और शायद उसका अपना दिल भी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, उससे बताया। फिर जवाब का इंतज़ार किया, कोई जवाब नहीं आया। वो दोबारा कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद लुकमान आ गया था। उससे वहीं उसकी शर्ट तब्दील करवाई, बाजू पे कुछ बांधा, खून साफ किया और गैस की तरफ देखा जो बंद दरवाजे को देख रहा था, जिसे अब तक अपने ज़ख्म की परवाह नहीं थी। मैं जा रहा हूँ, नईमा को आज़ाद कर रहा हूँ। प्लीज़ तुम रिलैक्स रहो। अंदर अब भी खामोशी थी। वो कुछ नहीं बोली। लुकमान ने नईमा को आज़ाद किया। वो वहीं फर्श पे पड़े हुए अपना तनफ्फुस हाल करती रही। गैस गंभीर उस दरवाजे को आखिरी नज़र देखते हुए जा चुका था, उस चेहरे के साथ नहीं जिसके साथ वो आया था। मेरी गंभीर की गाड़ी एक मस्जिद के बाहर खड़ी थी। जेगम गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था और मेहदी अंदर की तरफ जा रहा था। उस ब्रेकडाउन के बाद वो एक बार फिर अपने खोल में सिमट गया था। अंदर आकर उससे वुज़ू किया और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा गया। जमात हो गई थी। अब बस मौलवी साहब थे जो कुरान की तलावत करते हुए नजर आ रहे थे। उसके चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे थे। चाहे नमाज के ऊपर खड़े उससे नियत की, फिर बाजू पेट से नीचे बांधे और वो सिरे लब कुछ पढ़ता रहा। फिर वो रुकू के लिए झुक गया। सजदे में जाते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। 2.5 साल पहले दिल पे लगी सारी किराहें दम तोड़ गई थीं। कसावतें धुलकर साफ हुई। 2 नफल पढ़कर उससे दुआ के लिए हाथ उठाए। कई लम्हे अपनी हथेलियों को देखते वो खामोश रहा। क्या क्या याद नहीं आया था। सुर्ख गाउन में मलबूस उसकी बीवी, गोलियों की चुभन और जलन, सफ़ेद कमरा, तकलीफ, आग से जले हुए जख्म, और एक बार फिर वही लड़की। सारी सोचें और आज से उसी पे आकर ख़त्म हो रहे थे। ट्रॉमा, बीमारी, तकलीफ, गोलियों के जख्म, हर रात की बेचैनी, हर करवट बेकली। अल्लाह! बहुत देर बाद उसके लबों से धीरे से अदा हुआ। कुछ वक्त पहले बहुत अच्छा मुसलमान था मैं, है ना? इतना मसरूफ शेड्यूल था, फिर भी मैं वक्त निकाल लेता था।
नमाज रोज पढ़ता था। हाँ, कुरान पढ़ने में कोताही हो जाती थी, लेकिन फिर भी सब अच्छा था, बहुत अच्छा, क्योंकि आपके और मेरे दरमियान सब अच्छा था। वो सिरे लब बोल रहा था। फिर कुछ हादसे हो गए, चीज़ें मेरे कंट्रोल से निकल गईं और मैं चाहकर भी खुद को आपसे जोड़ नहीं सका। शायद मुझे आपसे शिकायत थी। मैं हर दफ़ा मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर नाकाम हुआ और मुझे पता ही नहीं चला क्यों। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। हद दर्जा पेशेमानी से गर्दन झुका रखी थी। मंजिल को छूने से कबल वापसी हो जाए, बंधे हुए काम बिगड़ जाएं, जिंदगी से कंट्रोल छूट जाए, हालात हक में बेहतर ना हो तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि उसके और अल्लाह के दरमियान कुछ आ गया है। वो ना देखकर बताना चाह रहा है कि कुछ हासिल करने की कोशिश में तुम मुझे पीछे छोड़े जा रहे हो। मुझे कल पता चला। टुनलाती आंखें रगड़कर साफ की, गला भारी हुआ था। मैं जिसके हुसूल में पागल हुआ गया था, जिसकी ख्वाहिश ने मुझे मेरा आप भुला दिया, उसी मोहब्बत में मैंने मेरा रब पीछे छोड़ा था। आंसू अब बहे तो बहते चले गए। वो बाकायदा हिचकियां लेकर रो रहा था। दिल में दर्द था, ठहराव था, तकलीफ थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अल्लाह। मैंने जो पाने के लिए जो छोड़ा वो तो आप थे। अल्लाह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं हाक, मेरी कोई औकात नहीं, जो हैं वो आप हैं। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं अल्लाह। वो दोबारा सजदे में गिर गया। उसका सारा वजूद हिचकोले खा रहा था। आज मेरी गंभीर ढह गया था। इंतकाम, मोहब्बत, दुनिया, तलब, हर शय कंधों पे बैठी चुड़ैल बन गई और वो झुक गया उसके सामने जिसे उठाना आता है। मुझे वो दे दे जिसके हसूल में मेरे 2.5 साल हाक हो गए। मैंने उससे मोहब्बत की है अल्लाह, बहुत मोहब्बत की है। बहुत याद आती है वो मुझे। उसके बगैर नहीं रह सकता मैं। उससे मूव ऑन नहीं कर सकता मैं। हो ही नहीं रहा अल्लाह, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा। मस्जिद में आते जाते लोग अब उसे देख रहे थे। 6 फुट का मर्द किसी 6 साल के बच्चे की तरह रो रहा था। चाहे वो सारी जिंदगी के लिए ना मिले, लेकिन मुझे ये इत्तला दे दे कि वो महफूज है, वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी। अगर तूने मुझे माफ करके मेरी वापसी कबूल कर ली है तो मुझे वो दे दे, प्लीज अल्लाह, प्लीज। मुझे नींद नहीं आती, मैं कई सालों से बेसुकून हूं, मुझे उसकी हैरियत दे दे। इंसान भूल जाता है दुनिया उसकी है, लोग उसके हैं। दिमाग, दिल, वफाएं, जज्बात, हुकूमत, तख्त, फकीरी, इज्जत, जिल्लत, कामयाबी, सब उसी की है। मालिक वो है, आका वही है। उसे पीछे छोड़, उसकी याद से गाफिल होकर अगर किसी भी शय के हसूल में भागोगे तो या तो नहीं मिलेगी या फिर ऐसे मिलेगी, इतनी मिलेगी कि इंसान उसकी चकाचौंध में गर्क हो जाएगा। दुरुस्त वक्त पे कोई आयत, कोई इंसान, कोई लिखाई इंसान को वापसी का झंडा दिखा देती है। जो देख लेता है उसके लिए दुनिया बेमायनी हो जाती है। मस्जिद से बाहर निकलते हुए उसकी सूजी मुतवरम आंखें पुरसुकून थी, दिल पुरुमीद। गाड़ी के अगली नशिस्त से बैठे हुए उसका मोबाइल बजा। मेरी ने नज़र उठाकर देखा, कोई पैगाम था। वो सिर्फ पैगाम नहीं था। शारजा, बिल्डिंग, गेट नंबर 4, फ्लैट नंबर 18, ढाका, बांग्लादेश। मेरी गंभीर साकेत शल और मुतखैर था। उसकी वापसी कबूल हो गई थी। उससे वो मिला था जिसकी उसे तलाश थी। उस समय, उस पल उसे अल्लाह से मोहब्बत हुई, बेतहाशा मोहब्बत। होटल रूम में दवाइयों की बू थी। बगैर बाजू वाली टी शर्ट से उसका बाजू जख्मी झलक रहा था जिसमें सफ़ेद पट्टी बनी थी। लुकमान उसकी दाहिनी तरफ बैठा उसके बाजू को साफ कर रहा था। वो उस पे टांके लगवा चुका था और अब दोबारा से ड्रेसिंग कर रहा था। वो पुलिस में कंप्लेंट न करते बॉस। उससे रुई के कोले से थोड़ी सी रुई खींचते हुए कहा। जख्म पे अच्छा खासा गहरा था, कितने टांके लग गए हैं? कैस का चेहरा बेतासुर था। ये वो चेहरा नहीं था जिसके साथ वो आया था। वो किसी सोच में डूबा लगता था। मेरा ख्याल है हमें उनको धमकाना चाहिए। कैस से अपना बाजू छुड़वाया और सोफे पे पीछे को होकर बैठा। टांग पे टांग जमाए वो गर्दन तिरछी किए एक बार फिर अपना बाजू देखने लगा। वहां पट्टी थी, लेकिन वो गहरा जख्म कैस की आंखों में रकम हो चुका था। वो खून उससे नहीं भूलता था। ड्रग्स का भरा हुआ बैग लेकर वो मेरे घर में दाखिल हुई थी। होटल के कमरे में उसकी बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी। लुकमान ने चौंक कर उसे देखा। जब मैंने उससे ये पूछा कि ये किसका है, तब उसने बताया कि इस ड्रग्स से वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं होने दे सकती। ऐसी थी वो, इससे पसंद थी मुझे।
मैं ऑफिस में पैनिक अटैक से घबरा रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पानी पिलाया, तसल्ली दी। आज उसने मुझे जख्मी किया है। कैसे निगाहें उठाकर उसे देखा, वहां अब भी बेयकीनी थी। कैस गंभीर 2.5 साल बाद क्या उसे अदीबा की जगह दे रहा था? वो एक चूंटी भी नहीं मार सकती थी। दिल नर्म था। और आज उसे फर्श पे गिरी उसकी अपनी दोस्त को एक नजर देखा भी नहीं। उसे सिर्फ अपना खौफ था। ये वो नहीं है। वो कहना चाहता था, उसे सिर्फ मेरा खौफ था, कह नहीं सका। ये क्या हो गया है? लुकमान को अगर कोई जज्बाती रद्द अमल देना था तो उससे नहीं दिया। उससे बात मुकम्मल सुनी, फिर अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालत, पुलिस, रिमांड, मीडिया, सोशल मीडिया का दबाव, बाजू पे लगी गोली, खानदान से धोखा, गैरत और शर्म के नाम पे होने वाला तशद्दुद, और उसके बाद जीनिया हाकिम जैसी लड़की का किसी और मुल्क में चोरों की तरह रहना। उसके बाद वो यही कर सकती है। माजरत, मगर आप उसकी कहानी के विलेन हैं। ये रद्द अमल नेचुरल है और किसी भी किस्म की जजमेंट के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। ये सिर्फ पहली मुलाकात थी। कैस की तशफ़ी नहीं हुई। वो उसे नहीं बता सका कि जीनिया के लिए पहली मुलाकात मायने नहीं रखती। वो उससे पढ़ाया है। सर सोफे पे गिराए वो हन्नूस बेचैन था, इसीलिए उससे ये बात लुकमान से कह दी, वरना उससे ज़्यादा बातें करना आज भी उसकी आदत में शामिल नहीं था। गहरी और थकान ज़्यादा सांस लेते हुए उससे सर सोफे की पुश से टिकाए रखा और आंखें बंद कर ली। इतने सालों में पहली बार उसे जीनिया हाकिम से मुलाकात ने बेचैन किया था। सुकून गारत हो गया था। ढाका की उस स्वीट से निकलकर उस छोटे से फ्लैट का रुख करो तो वहां जैसे मौत का सन्नाटा था। जीनिया कमरे की दीवार से लगकर बैठी थी। पैरों पे लगा खून जम गया था। आंखें एक ही नुक्ते पे साकी थीं और अंगत तारीक। उसकी सारी तवानाई नुचड़ चुकी थी। वो यहाँ कैसे आया? उसे यहाँ का एड्रेस किससे दिया? ओ खुदाया, ओ खुदाया। नईमा राशिदी मारे शौक और तफक्कुर के बुकलाने लगी थी। तुम ठीक हो? उससे तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? कहीं कुछ मारा नहीं? पंजों के बल उसके पास बैठी वो कोई 10वीं दफा पूछ रही थी। सीनिया पत्थर का बुत बनी सामने देख रही थी। हमें पुलिस को रिपोर्ट करवानी पड़ेगी सीनिया। वो ना, जो आदमी हमारे घर घुस सकता है वो कल तुम्हें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? नईमा ने उसका बाजू हिलाया। सीनिया के वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई। तुम ऐसा करो, अपने शोहर को कॉल मिलाओ और उससे कहो अगली फ्लाइट से ढाका पहुंचे, या फिर उससे कहो किसी तरह वो अपने भाई को वापस बुला ले। वो अच्छा खासा मशहूर आदमी है, उसके लिए सब मुश्किल नहीं होगा। कोई जवाब नहीं, कोई रद्द-ए-अमल नहीं। नईमा को वाक़तन उसकी फ़िक्र हुई। वो अपनी जगह से उठी, किचन की तरफ गई। वापसी पे उसके हाथ में पानी का भरा हुआ जग था, जिसे उससे ज़ीनिया के सर पे उंडेल दिया। वो चुरचुरी लेकर होश में आई और हरासा नज़रों से आस-पास देखा। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? नईमा की आवाज़ बुलंद थी। ज़ीनिया गहरे-गहरे साँस भर रही थी, हाथ दिल पे रखा था। हमें कुछ करना होगा। मैं वहीद से बात करती हूँ। हमें पुलिस में रिपोर्ट करना होगा। ज़ीनिया नफ़ी में सर हिलाते हुए अजीब से चेहरे के साथ उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। पुलिस को बताया तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैं इल्लीगल हूँ। मुझसे मेरा घर छिन जाएगा। वहीद साहब अब्बा को सब बता देंगे और मुझे अपने अब्बा की कोई मदद नहीं चाहिए। वो अलमारी से एक-एक करके अपने सामान निकाल रही थी। कपड़े, जूते, स्केच बुक। मुझे अपनी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं देनी। आप फ़िक्र मत करें। उससे अलमारी के ऊपर रखा हैंड कैरी निकाला। आप अपने भाइयों के घर चली जाए और मैं आज अभी इसी वक्त यहाँ से कहीं जा रही हूँ। आप नईमा आगे आई, उसका बाजू पकड़कर उससे बेड पे बिठाया। गीले बाल हाथों से एक तरफ किए और इतने अरसे में पहली बार नईमा राशिदी ने उस कामती लड़की के दोनों हाथ पकड़कर उसे गले लगाया था, बिल्कुल वैसे जैसे माँ गले लगाती हूँ। ना तुम कहीं जाओगी, ना मैं। हम दोनों यही हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। नईमा के गिर्द अपने कामते बाजू का हसार बनाते हुए वो बच्चों की तरह रोने लगी। वो तुम्हें दूसरे मुल्क में ढूंढ सकता है तो दूसरे शहर में भी ढूंढ सकता है। भागना हल नहीं है। हम मेरा यहाँ से चले जाना हल नहीं है। वो मुझे कोई नुकसान नहीं देगा। उसकी पीठ नरमी से दबक रही थी। सीनिया बुलंद से बुलंद आवाज़ से रोती जा रही थी। जिस खौफ ने उसके 2.5 साल ज़ाया कर दिए, आज वही खौफ एक बार फिर उसके सर पे मंडला रहा था। वो आज भी पहले दिन जितनी बेबस थी। मैं इतनी मुश्किल से सेटल हुई थी। नईमा से अलग होते उससे चेहरा हाथों में छुपा लिया। वो इस तरह दोबारा मेरी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है? उसको क्यों मुझ पे तरस नहीं आता? क्यों मुझे जीने नहीं देता? मैंने उससे क्या बिगाड़ा है?
वो क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, क्यों? वो रोते रोते चीख पड़ी, मेरा खानदान मुझसे छूट गया, मेरी कामयाबियां गारत हो गई, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो गई, मुझसे मेरा शोहर दूर हो गया, वो फिर भी मुझे चैन नहीं लेने देता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्यों आता है वो मेरे पीछे? अल्लाह, अल्लाह, वो क्यों करता है ऐसा? नईमा चुपचाप उससे करीब बैठ गई। उसकी हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी, लेकिन जो सीनिया पे गुजर रही थी वो बस वो ही जानती थी। हम कोई हल ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। हर आजमाइश के खत्म होने का एक वक्त होता है। वो कुछ नहीं बोली, बस रोए गई और रोए गई। आप मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालें। पहले ही आप अपने भाइयों का घर छोड़कर यहाँ रह रही हैं। मैं काफ़ी देर बाद उससे कहा, जब नईमा ने उसकी बात काटी, अपने भाइयों का घर मैं वैसे भी छोड़ने वाली थी। मौका और बहाना चाहिए था, और तुम्हारी वजह से मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे पीछे नहीं है। अपनी हिफाजत के सामान करो। उसी लम्हे नईमा का मोबाइल बजने लगा। उससे पलंग की साइड दराज से अपना मोबाइल उठाया। यह शनासा नंबर से कॉल थी। उससे कॉल का जवाब अस्वाद में देते हुए मोबाइल कान से लगाया। सामने से उससे कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उन्होंने बेख्तियार सीनिया को देखा। निगाहों में कुछ था कि सीनिया की रीढ़ की हड्डी की तक में सनसनाहट उतरी। नईमा ने मोबाइल का स्पीकर खोला और मोबाइल बेड पे रखा। तुम सुन रही हो, राइट? गैस गंभीर की आवाज़ स्पीकर से गूंजी। आज की मुलाकात के लिए मैं बहुत कुछ सोच कर आया था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। खैर, जीनिया को लगा वो मुस्कुराया होगा। तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं हार मानकर एक तरफ बैठ जाऊंगा तो तुम गलत हो। मैं अगले 10 दिन यही हूं और तुम्हारी वापसी मेरे साथ होगी। जीनिया का सारा जिस्म पसीने में डूब गया। सांस की डोरी जैसे टूट कर रह गई हूँ। तुम अगर मेरे साथ ताउन करोगी तो मैं बदले में नरमी दिखाऊंगा, वरना मेरा तरीकाकार थोड़ा ऑफेंसिव है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। उसके अल्फाज हलक में कहीं अटके थे। चाहकर भी कुछ बोल ना पाना एक मिसाल नहीं रही थी। अगली मुलाकात के लिए तुम्हें पूरे 24 घंटों का वक्त देता हूँ। वक्त, जगह तुम तय करो। मैं तय करूंगा तो तुम बुरा मान जाओगी, और यकीनन तुम्हें धमकाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। तुम मुझे मायूस नहीं करोगी, नहीं करना चाहिए। बगैर सीने की कोई बात सुने उसने कॉल काट दी। हर तरफ खामोशी छा गई। सीनिया हाकिम के दिलो दिमाग तक सन्नाटा उतर गया। मुहीब और तारीक, जिसके पार कोई आवाज़ नहीं थी। इस्लामाबाद के एक रिहायशी इलाके में बना वो घर आज तकमील को पहुंच चुका था। शेसल सैमसन बाजू सीने पे बांधे फखरिया नसूस उस घर को देख रही थी। 6 माह पहले उसे इस घर की इंटीरियर की जिम्मेदारी अपने सर ली थी, और अपनी टीम के साथ 6 माह की मेहनत आज रंग ले आई थी। उसकी टीम इस वक्त अंदर कुछ तस्वीर लेने में मसरूफ थी। घर के मालकीन छोटा मोटा सामान अंदर रख रहे थे। घर को ताड़ लिया तो अंदर चले। गाड़ी से कुछ सामान निकालकर उसकी तरफ आता वरियाम बोला। बटन शर्ट के साथ नीली जीन्स पहने, आंखों पे ग्लासेस लगाए, वो पसीने से तर था। तुम्हारी जुबान से जहर निकलना कब बंद होगा? वो बदमजा होकर उसकी तरफ मुड़ी। इस घर पे मैंने 6 माह लगाए हैं, थोड़ी तारीफ तो तुम कर ही सकते हो। 6 माह में तुमने जो छप्पर फाड़ पेमेंट ली है, मुझे तो बस वही नजर आ रही है। मेरे अब्बा और भाई तारीफ कर तो चुके हैं। कार्टन उठाए वो पसीने से हांफते हुए बोला। साथ दोनों चलते हुए अंदर की तरफ जाने लगे। तुम अपने हिस्से की तारीफ करते, और तुम्हारे साथ तो फिर भी रियायत कर ली है गरीब आदमी। वो दोनों अंदर आ गए। घर में काफ़ी चहल पहल थी। फरियाम के 3 भाइयों ने घर को सेट करने की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पे उठा रखी थी, और किचन से ताज़ा खानों की महक आ रही थी। वो चलते चलते रुक गई थी, आंखें मशकूक अंदाज में सुकेड़ी। वो एड़ियों के बल मुड़ी। खाना कौन बना रहा है? खुशकिस्मती से मेरे तीनों भाई सुगढ़ हैं, उनमें से ही कोई होगा। तुम्हारे भाई खाना बना लेते हैं? वो जैसे अपनी जगह से हिलने से इनकारी हुई। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी बना लेता हूँ। कार्टन पकड़े पकड़े उसके हाथ दुख गए थे। शेजल आंखें पटपटाती उसके ऐन सामने आकर खड़ी हुई। तुमने कुछ अरसा पहले मुझे एक ऑफर दी थी, उसमें ये खूबी मेंशन क्यों नहीं की? वरियाम बेग चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर गर्दन झुकाकर हंस पड़ा। वो वाकई महसूस हुआ था। शेजल ने ठहर कर उसे हंसते हुए देखा। एक पल को कितना अच्छा लगा था ना। वो ऑफर नहीं थी, दुर्खास्त थी। दरख्वास्तों पे गौर किया जाता है मादाम। जीनू की बस पे खड़ा असलान खाने का चम्मच पकड़े किचन से झांकता नुमान, और दाखिली दरवाजे से अंदर आता यावर। उन तीनों ने अपने भाई को एक लड़की के सामने मुस्कुराता हुआ देखा। नाकाबिले यकीन, बेयकीनी सी बेयकीनी। बस में होता तो खबर चलवाई जाती। क्या तुम्हारी दरख्वास्त अब तक मौजूद है? फरियाम ने चेहरा उठा के उसकी आंखों में देखा।
तुम चाहो तो अगले कई साल रहेगी। शेजल ने उसको मुस्कुराते हुए देखा था। है तो सड़ील, लेकिन हंस पड़े तो अच्छा लगता था। खाना बनाते हुए और भी अच्छा लगता होगा, और बातें मानते हुए और ज्यादा अच्छा। बेख्तियार उससे बस सोचा, वैसे आज मेरी दरख्वास्त का इतना चर्चा क्यों? हाथों में कार्टन उठाने का दर्द अब दर्द नहीं रहा था। जाने क्यों सोच रही हूँ गौर करना शुरू कर दूँ, वो कहते हुए आगे बढ़ गई। स्याह बाल एक अदाज से ले रहा है। परियाम गहरी सांस भर कर रह गया और बाकी बेग सांस नहीं ले सके। तारीख का सबसे बड़ा मुआवजा अपनी आंखों से जो देख लिया था। 1.5 साल में तुम सिर्फ सोच ही रही हो। नहीं, इस बार कोई हतमी जवाब देकर हटूंगी। वो सीनों के दरमियान में थी और वरेआम इब्तदाई सीने पे। मेरा दिल काफी नाजुक है, अगर तोड़ना है तो ट्रिगर वार्निंग दे दो। एक लम्हे को बेहद संजीदा लगा था। शेजल ने सताइशी अंदाज से अबरू ऊपर को उठाए। मामला दिल के कब से हो गए? मामला तो रोजे अव्वल से दिल के ही थे। तड़ल्ले से कहते उससे कदम आगे की तरफ बढ़ाए। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं यूं हर लड़की को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ? उसका इशारा अपने उस रवैये की तरफ था जो उससे सीने की गिरफ्तारी के वक्त रखा था। फिर तुम लड़कियों की किस खसूसी बरादरी के साथ ये रवैया रखते हो? जिनसे दिल की दरख्वास्त रद्द हो जाने का खतरा हो। मैं इतनी सालिम भी नहीं, उससे शिकवा क्यों? 1.5 साल में पहली बार मेरी दरख्वास्त पे गौर करने का सिर्फ सोचा है, अब भी कोई शक? वो शिकवा नहीं था। फिर भी शेजल ने रुक कर उसे देखा और मुस्तकीम लहजे में कुछ कहा। बराक से मेरा ताल्लुक कई सालों का था। उससे छोड़ना मुश्किल था, और उससे मूव ऑन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। मैं उन दिनों ठीक नहीं थी, मेरा दिल ठीक नहीं था। तुम्हारे ये किसी भी इंसान के अंदर सहारा नहीं ढूंढना था, खसूसियात ढूंढनी थी। वो मुस्कुराहट दबाए हुए बोला, बिल्कुल। और देखो, अब एक दिन में 3-3 नजर आ गई। बहुत जल्दी मैं तुम्हारी फैन न हो जाऊं। फिर मैं ऑटोग्राफ के लिए निकाहनामा ले आऊं? कमाल दर्जे की मासूमियत से पूछा गया। शेरसर सटपटाई, फिर सुख चेहरे के साथ आगे बढ़ गई। मरियाम को अपनी दरख्वास्त पे सब स्टिक लगते नजर आए थे। वो एक दिन में 30 बार मुस्कुराया हूँ। केक के डब्बे से झांकता चॉकलेट केक अब भी उसी जगह पड़ा था। अब उसके गिर चूंटियां थीं। उनके मीठे मीठे दाग फर्श पे अब भी वाज़िया थे। खिड़कियों पे दबेस पर्दे चढ़े थे। फ्लैट जैसे उबल रहा हो। वाहिद कमरे में बेड पे लेटी, सीनिया की आंखें झट से लटकते पंखे पे जमी थीं। फिर उससे करवट ली। खुले दरवाजे से उसे कतार में रखे हुए 20 गुलदस्ते नजर आए। 24 घंटों के गुजरने की गवाही थे। सफ़ेद, सुर्ख, सर्द, गुलाबी, स्याह, नारंगी। हर गुलदस्ता मुख्तलिफ रंग का था। हर घंटा गुजरने पे उसे एक गुलदस्ता भेजा जा रहा था। जीनिया के नज़ारे के दरमियान रुकावट आ गई। नईमा कमरे के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। 4 घंटे रह गए हैं, तुमने क्या सोचा है? जर्द चेहरे वाली लड़की बंद दरवाजे को देखते हुए बड़बड़ाई। मुझ में अब फैसला लेने की ताकत नहीं रही। 2.5 साल से इन टुकड़ों को समेट समेट कर थक गई हूँ, जो मेरी साथ के हैं। नईमा ने सबसे पहले खिड़की के पर्दे हटाए। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी अंदर दाखिल हुई। तुम मुझसे नफरत करती हो? कोशिश की थी कि कर सकूं, नहीं होती। मैं बस उससे खौफ खाती हूँ। नफरत, मोहब्बत, हमदर्दी, इस सबसे बड़ा जज्बा ये है कि मुझे उससे खौफ आता है। और और महसूस करती हो? फर्श पे पड़े कपड़े एक एक करके उठाती हुई नईमा ने पूछा। और सीने ने याद करने की कोशिश की। और क्या, कभी कभी गुस्सा आता है, दिल करता है मैं उसे थप्पड़ दे मारूं, मैं उसे जान से मार दूं। मैं वो जैसे अल्फाज भूल गई। चेहरे पे उलझन थी। ये हर जज्बा वक्ती है। मैं 5 सेकंड के लिए ऐसा सोचती हूँ, और अगले 5 सेकंड बाद मैं ये नहीं सोचती। तुम अगले 5 सेकंड बाद क्या सोचती हो? उससे कपड़े एक दराज में ठूंसे, उसकी नई चप्पल अलमारी के निचले दराज में रखी और सीनिया की तरफ मुड़ी, जिसके चेहरे पे उलझन बरकरार थी। अगले 5 सेकंड बाद सब नल, खाली, तारीख। अगले 5 सेकंड में मैं उसे अपनी जिंदगी से माइनस कर देती हूँ। तुम उसके बारे में यही सोचती हो। वो अब तुम्हारे लिए नो वन है, और यही हकीकत है। तुम उससे अपने मुस्तकबिल में कहीं नहीं देखती, क्योंकि वो कोई नहीं है। ये जज्बा नफरत से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें कोई जज्बा नहीं है। उससे मेज से बड़ा रूम फ्रेशनर उठाया और 3 से 4 स्प्रे किए। यकदम फिजाओं में चंबेली की बेहद मदम खुशबू फैल गई। आज सीने ने एहतजाज नहीं किया कि उसे खुशबू नहीं चाहिए। अब ये बताओ, उसे तुमसे क्या चाहिए? कभी तो बताया होगा ना? जीनिया उठ बैठी, गैर यकीनी में कोई कमी नहीं आई।
हमदर्दी, तवज्जो, मेरी 100% मौजूदगी, आँखों की चमक और क्या? उसे तुमसे मोहब्बत कभी नहीं चाहिए थी, है ना? नईमा ने लैंप ऑन करते हुए पूछा। सीनिया बगैर पल के झपके उसे तक रही थी। कल मैंने उसे देखा, वो नाकाम लौटा था। उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला था। तुम उससे मिलने जाओगी और उसकी सारी रियासतें हाँक करोगी। मैं? जीनिया ने सीने पे उंगली रखे गैर यकीनी से कहा। हाँ, तुम तुम उसे बताओगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहा। तुम अब उसकी मजीद कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हारा वजूद उसका पार नहीं उठा सकता। उसे बताओ वक्त बदल गया है। और नईमा उसके सामने बैठी। तुम वो लड़की नहीं हो जिससे उसकी रूह का ताल्लुक था, क्योंकि रूह वो खुद एक अरसे पहले हम मार चुका है। तुम अब वो औरत नहीं जिसे देखकर उसे सहारे मिलते थे। किस्मत, वक्त, मकदूर, वजदान, तुम अब कोई नहीं हो। उसके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेहिस इंसान हो। आपको ये सब किससे बताया? अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में उससे तईमा को बहुत कुछ बताया था। और जो हस्फ किया था वो बाप अब्दुल्ला सामान का था। उससे खुद बताया, कल मुझे बांध कर जब वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तब उससे बहुत कुछ बताया। सीनिया ठहर गई। नईमा कह रही थी, खौफ से जितना भागोगी खौफ उतना खौफसदा करेगा। एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाओ, खौफ तुमसे खौफ खाएगा। कैस के दिल की गजा, वो हमदर्दी, तवज्जो है जो उसे तुमसे मिलती रही थी। अब जब नहीं मिलेगी तो फाकू से मरेगा कम वक्त। मुझे उससे मिलना चाहिए। वह हुन्नूस तसव्वुफ का शिकार थी। दोबारा कभी न मिलने के लिए एक आखिरी मुलाकात जरूरी होती है। और अगर उससे कुछ कर दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या? सीने ने घुटने समेट लिए और चेहरा उन पे गिरा दिया। दरवाजे पे बेल तो आदत से बज रही थी। शायद दोबारा फूल आए थे। एक नई जगह की दावत भी। 3 घंटे रह गए थे और वो फैसला कर चुकी थी। कई बरस पहले अब्दुल्ला सामान ने उसे नाकाम लुटाया था। आज उसकी बारी। ज्यादा से ज्यादा क्या? 3 घंटे बाद देसी बाइट बशंदुरा, ढाका के कई खूबसूरत कैफेज में से एक है। गहरे सुरमई रंग की पैरों को छूती फ्रॉक के साथ सर पे स्याह दुपट्टा ओढ़े उससे बाल जूड़े में बांध रखे थे। नाक के जेवर के अलावा उसके जिस्म पे जेवर के नाम पे एक हंस का लॉकेट था। चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक था। उसके हाथों में स्याह रंग के गुलाब भी थे, जो कि कैफे के ड्रेस के साथ मौसूल हुए थे। आसपास सीखे बगैर वो चलती हुई अंदरूनी हॉल की तरफ बढ़ी। हॉल की दीवारें उभरी ईंटों वाली थीं, जिनके ऊपर रंगीन लकड़ी के सजावटी सामान लगे थे। छत से लटकती फेरी लाइट्स उस खूबसूरती से लगी थी कि वहां जाने वालों ने एक नज़र उठाकर जरूर उन्हें देखा होगा, सवाए उस आदमी के जो इस वक्त सीनिया हाकिम को अंदर आते देख रहा था और बस उससे ही देख रहा था। चम्मच जो कांटों की आवाज़ें साकिन हो गई, वो बस उसके कदम की चाप सुन रहा था। नज़ारे धुंधले हो गए, वो तो बस उसे देख रहा था। हॉल के वस में खड़ी लड़की ने निगाहें घुमाई और निगाह मिली। उस एक निगाह के मिलने से क्या क्या याद आया था। मैं जीनिया हाकिम को अपने भाई के कत्ल के इल्जाम में नामजद करता हूँ। तुम्हारी सारी जिंदगी मेरे कदमों में गुजरेगी। कितने मर्दों के बीच रह चुकी हो तुम। तुम्हें मुकाम चाहिए था ना। जिल्लत के मामले में तुम्हारा मुकाम सबसे ऊंचा होगा। उससे बेख्तियार अपनी गर्दन पे जलन महसूस की। वो भरी महफिल में उसका गला दबा रहा था। थाने में उसके हक में बैठा वो उसके बालों की खुशबू महसूस कर रहा था। और आज वो उसके सामने बैठा था। दरमियान में बस चंद कदम का फासला था। ऐसा कैस को लगता था। हर शहर झटकते, हर बुरी याद जहन से खारिज करते, वो उसकी तरफ चली आई। रंगीन मेज के सामने सुर्ख रंग की कुर्सी खींचकर बैठते हुए, स्याह फूल मेज पे धरते हुए, कैसे एक एक लम्हा उसे थका था। कहीं पर से निगाहों का जो किला था वो दूर हुआ। मुद्दतों के फाका कश को महबूब गसा नसी हुई। मुझे यकीन था तुम आओगी। कैसे ना होता यकीन? किसी को बेबस कर देने की तमाम सलाहियतों से वाकिफ हो तुम। पुरानी बातें आज एक ही बार कर लेते हैं, ताकि हमारी अगली मुलाकात किसी भी नाखुशगवारी की नजर ना हो। वो हर किस्म की मसालत के लिए तैयार नजर आता था। जीनिया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर कुर्सी पीछे को टेक लगा ली। ये इशारा था कि वो बोले। कैस ने शर्ट का ऊपरी बटन खोला। हाथ को बाहम जोड़े वो आगे को हुआ। जो भी हुआ, मैं उसके लिए, मैं, सब कुछ इस तरह नहीं होना चाहिए था। मेरे गुस्से की वजह से जो कुछ तुम्हें झेलना पड़ा वो गलत था। मैं उस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
सीनिया ने पलकें झपकी। वो शर्मिंदा का शीन भी नहीं था। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम्हें मौका मिले तो वक्त में पीछे जाकर तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करोगे? नहीं, बल्कि हाँ, अगर तुम उन गलतियों को ना दोहराओ। और अगर पागोल तुम्हारे गलतियों को दोहराऊं तो? कैस गंभीर गहरी सांस लेते पीछे को हो। फिर भी मैं ख्वाहिश करूंगा कि मैं माजी में जा सकूं और जो मैंने किया उस अमल में मजीद जिल्लत और अस्पाक शामिल कर दूं, ताकि 2.5 साल बाद जब तुमसे दोबारा मिलूं तो तुम उन गलतियों का जिक्र करते हुए भी 100 बार सोचो। बेवफाई और बेहयाई नासूर हैं, उन्हें जड़ से उखड़ जाना चाहिए। शायद मुझसे कोई कमी रह गई। उसे अफसोस हुआ। अगर सीने को शौक होना था तो वो नहीं हुई। इस शख्स से उम्मीदें वो एक अरसा पहले हाँक कर चुकी थी। अब तो मिट्टी का ठीक रहा था। तुम उस दिन मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, क्यों? कैसे कुछ कहने को लब खोले जब उसने वेटर को आते हुए देखा। चाय का ऑर्डर देकर वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए माजरत हुआ था। उस बंगले में जब तुम्हें गोली लगी थी तब मैंने चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए। मैं ये भूल गया था कि तुम वो लड़की हो जो मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है। हम दोनों के दरमियान आने वाले इतने साल उसी वजह से थे। आई एम सॉरी। पिछली मुलाकात की निस्बत इस मुलाकात में पुरइत्माद था। शर्मिंदगी, कुल आसुर्दी सब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था और एक दिन ख़त्म हो जाता। हर सुर्ख झंडे के दोबारा लहराने पे इंसान को लगता है अब सब ठीक होगा, मगर हकीकत ये होती है कि उसके लहराते वक्त उसका नज़ारा हमारी आंखों से ओझल होता है। रंग वो ही रहता है। ओके। ओके क्या होता है? जो शिकायत है वो करो, जो मसला है वो बताओ। मुझे बुरा भला कहना चाहती हो? कुछ दिल में है? सब कहो, मौका दिया है तुम्हें। जर्द रोशनियों में तले बैठी हुई लड़की ने नफी में सा हिलाया। मुझे कुछ नहीं कहना। तुम कहते रहो, मैं सुन रही हूँ। जरा जल्दी कहो, मुझे घर जाते हुए लेट हो जाएगी। जीनिया हाकिम उस शख्स से, उसकी माजरतों से, उसके दिए मौक़ों से लाताल्लुक थी। चाय लाकर रखी गई और फिर वेटर पलट गया। कैसे यहाँ उसके सवालों के जवाब तैयार करके आया था। अपने अमाल की हजार जस्टिफिकेशंस लाया था। लेकिन यहाँ ना वो कुछ पूछ रही थी, ना इल्ज़ाम दे रही थी। वो बहुत देर तक खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसे यासियत से कुछ कहा। क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? हम पहले कैसे थे? उसकी आंखों में सर्द मेरी थी। पहले तुम मेरी हर गलत बात पे मुझसे लड़ती थी। तुमसे कुछ गलत कह देता था तो तुम मुझसे नाराज़ होती थी। तुम हंसती थी, तुम मुझे हंसाती थी। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। तुम रोती थी और मुझे बुरा लगता था तुम्हारे पास इमोशंस से। मुझे तुम्हारे इमोशंस वापस चाहिए। ओह, बस इतनी सी बात है। वो चेहरे पे सपाट तासुर लिए आगे को हुई और अपना बाजू खींच के आगे किया। ये वो बाजू है जिस पे मुझे गोली लगी थी। गोली लगने से पहले पुलिस कस्टडी में इस पे कोई जख्म हो गया था। उसके बाद अब मैं बांग्लादेश आई तो इसी बाजू में इन्फेक्शन हो गया। और उसके बाद उससे अपनी कलाई गैस को दिखाई। वहाँ कुछ निशानात थे। यहाँ मैंने यहाँ कट मारकर खुदकुशी की कोशिश की थी। बेख्तियार निगाहें उठाकर कैसे उसे देखा, ऐसे जैसे वो इस बात पर यकीन न कर सकता हो। वो वाकई यकीन नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा बाजू ठीक तरीके से हरकत नहीं कर सकता। शायद इलाज से ठीक हो जाता, लेकिन मेरे पास सर्जरी करवाने के पैसे और कागजात नहीं थे। हिम्मत भी शायद। कैसे उसी कलाई के कट्स को अपनी 2 उंगलियों से छुआ, नरमी वाला हिम्मत से, ऐसे जैसे मुदावा कर रहा हो, तलाफी कर रहा हो। वो धीरे से बेआवाज कुछ बड़बड़ाया भी था। आई एम सॉरी। क्या ये एक दिन में ठीक हो सकता है गैस? इसे ठीक कर दो। मैं इससे बिल्कुल पहले की तरह काम करना चाहती हूँ। पहले की तरह इसे हरकत देना चाहती हूँ। इससे तस्वीरें लेने में बहुत मुश्किल होती है। उससे अपनी कलाई दूर हटानी चाहिए जब कैसे उसे अपने एक हाथ की गिरफ्त में लिया। नसें उन कट्स पे जमी रहीं। इससे ठीक कर सकते हो, हाँ या ना? उसका लहजा बुलंद हुआ। कैस को तमाम निशान आरी की तरह काट रहे थे। मैं कोशिश करूंगा दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊं। मैं तुम्हारे लिए अपने इमोशंस बाहर लाने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। तुर्की व तुर्की कहकर उससे बात खत्म कर दी और अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। कैसे उसे नहीं देखा। वो अपना खाली हाथ देख रहा था जिसमें कुछ देर पहले उसका लम्स था और अब नहीं। कुछ देर पहले वाला लम्स और ये खाली हाथ, इनमें कोई फ़र्क नहीं था। सब एक जैसा था, बेजान, बेहिस और सर्द। वो मानना नहीं चाहता था, लेकिन वल्लाह उसका दिल डूब कर उभर रहा था। ऐसी तकलीफ तो दिल को जलाकर खाक कर रही थी। उसे सीने को मुल्तजी नज़रों से देखा। मुझे एक चांस दे दो। यानी मुझे इनकार और इकरार का हक भी है? वाह, तुम जो चाहते हो वो कर लो कैस।
मेरे साथ ज़बरदस्ती करो, मुझे पाकिस्तान ले जाओ। मेरे शादीशुदा होते हुए मुझसे मोहब्बत की बात करो या फिर मेरे घर घुसकर आ जाओ। मैं बहुत बेबस हूँ, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। 2.5 साल पहले कुछ नहीं कर सकी, लेकिन मैं रोज़े महशर तुमसे हिसाब लूँगी। वहाँ, जहाँ मेरी और तुम्हारी ताकत के ऊपर एक ताकत होगी, लाफानी ताकत। मुझ पे पहले ही बड़े लोगों के हिसाब है, कम से कम तुम तो ऐसा ना कहो। वो दिलगिफ्तगी के आला मुकाम पे था। मैं बाकियों के हिसाब दे दूंगा क्योंकि उनकी तरफ मेरे भी कई हिसाब निकलते हैं। तुम्हारे मामले में पकड़ हो जाएगी यार। सीनिया को लगा था उसकी निगाहों में कोई पानी सा चमका हो। गैस गंभीर उसे वाकई हर्ट नजर आया। मुझे तुमसे कोफ्त होती है गैस। ये वही जज्बा है जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ। उसके चेहरे को देखते चबा चबा कर कहा। वो बस उसे देख कर रह गया। क्या कहना था, क्या जवाब देना था, सब ज़हन से महफ होता गया। मुझे जाना है, इजाज़त है। ये तुम इसके बदले भी मुझे धमकाओगे? पर्स की स्ट्रैप अपने कंधे पे दुरुस्त करते हुए उससे पूछा। गैस चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से उसे देखता रहा, फिर हाथ से जाने का इशारा किया। ऐसे जैसे अगर वो चंद मिनट वहाँ मस्जिद खड़ी रही तो वो बाले जान बन जाएगी, कोई आसेब बनकर उससे चिमट जाएगी। 2 रोज़ बाद वो बेड पे चित लेटा था। 2 दिन हुए वो उस कमरे से बाहर नहीं निकला था। उस रात कैफे की उस मुलाकात के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीनिया को एक और मर्तबा कॉल भी कर सके। एकदम दिल उचाट हो गया था। उससे नहीं, उसके रवैये से। गैस गंभीर जान गया था। अब या तो उसका लाताल्लुक रवैया रहेगा या फिर गैस का गैर इंसानी रवैया। मोबाइल के बजने पे उसकी खुद हादसा खामोशी में एक अर्ताश पैदा हुआ। उसे हाथ मारते हुए मोबाइल तलाश किया और फिर चेहरे के सामने किया। ट्रेजेडी कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए। गैस से कॉल अटेंड कर ली और खुद उठकर बैठ गया। स्क्रीन पे नजर आने वाला उसका चेहरा पसमुर्दा था। बराक बदमजा हुआ। तुम ठीक हो? मैं 3 दिन से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? मसरूफ था। मसरूफियत की नौयत जान सकता हूँ क्योंकि हमारे सबसे बड़ी मसरूफियत कारोबार है जिसे तुम छोड़कर भागे हो। बराक कर जाओ। फ्रांस जाना था तुम्हें और तुम ढाका में झक मार रहे हो। तुम्हारी मोहब्बत के हीरोने कब तक झेलने वाले हैं हम? कैसे माथा मसला। उसे कॉफ़ी की तलब होने लगी थी। 2 दिन का खाली मेदाब अजीब कराहट पैदा कर रहा था। अब क्या हुआ है वो भी बता दो। बराक पूरी तरह बेसार हुआ। इस सारे अरसे में उसे हर शय छोड़ कारोबार को जुनून बना लिया था और अब उसे इस कारोबार से किसी की जरा से भी गफलत खौफ सदा कर देती थी। मशीन बनकर रह गए 2 नाकाम आशिक। मैं उससे मिला था। उसे सिगार का पैकेट उठाते हुए कहा। फिर शक्ल पे क्यों फटकार बरस रही है? मिल लिए तो खुश हो जाओ जैसे पहले होते थे। नादानगी में बराक उसने उसके कलेजे पे वार किया था। सिगार के पैकेट से सिगार निकालते हुए उसकी रखी भूल गई। पहले जैसा कुछ नहीं रहा। क्यों? अब वो किसी और से मोहब्बत करती है। वो तो पहले भी तुमसे नहीं करती थी। अंदाज से लगाता मुझसे रद्द करता वो काफ़ी महसूस हो रहा था। एक दूसरे की तकलीफ पर वो आजकल यूं ही खुश होते थे। क्या बदल गया है? पता नहीं। अब बस वो मुझे पहले जैसी नहीं लगती। सिगार लबों में दबाए उसने मेज पे पड़ा लाइटर उठाया और उसे शोला दिखाया। वक्त गुजर गया है, तुम उससे 2.5 साल बाद मिल रहे हो। इतना तो होता ही है। अब तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए था कि वो तुमसे लड़ेगी, गुस्सा होगी, डर भी सकती है। कैस जवाबन बस उसे देखता रहा। पराग ने गौर किया उसकी रंगत फीकी पड़ी थी। बहुत देर बाद जब वो बोला तो उसकी आवाज़ शिकस्त सा थी। वो चंद मिनट के लिए मुझसे डरी थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद उसके पास मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं रहे। वो डर और हैरानगी वक्ती थी। उसकी लाताल्लुकी। वो मैं इस लाताल्लुकी का क्या करूं? वो ऐसी नहीं थी। मैंने उस जीनिया से मोहब्बत नहीं की थी। वो जब मेरे साथ होती थी तो मुझे सुकून मिलता था। उसे देखता हूं तो दम घुट रहा है। इंसान नहीं, एक खोखला जिस्म मिला है मुझे। मैं जिस्म का क्या करूं? पराग ने गहरी सांस से और बेफिक्री से उसे देखा। तो क्या हुआ? सारी जिंदगी पड़ी है, फीलिंग्स आ ही जाएंगी एक दिन। ये सारा मर्द का कमाल होता है। एक खोखले जिस्म को इंसान बनाना उसे आ ही जाता है। और औरत कहाँ ज्यादा वक्त रेजिस्ट कर पाती है। एक दिन देखना तुम्हारे कदमों में बैठी होगी। मोहब्बतें मिल जाएं तो एहसासात की परवाह कौन करता है? कैसे गले में गिल्टी ऊपर का मातूम हुई। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए उससे वो मुस्तकबिल देखा था जिसमें सीनिया हाकिम की हैसियत एक रोबोट की सी थी। और उसे लगा वो एक पल भी भारी अजाब है। सगार का धुआं उसे मंजर पे
ज़्यादा दिखाई देने लगा। खोखला वजूद किसे चाहिए? कम से कम मुझे नहीं। उस पे दस्तरस तब भी थी जब वो पहली दफ़ा मेरे घर आई थी, तब भी जब वो जेल में थी, और उससे पहले भी कई बार अनगिनत दफ़ा। जो चीज़ मुझे उससे चाहिए वो कंफर्ट था। वो वाहिद इंसान थी जो गर्दन उठाकर मुझसे बात कर सकती थी, जो मेरे गलत को गलत कहने का हौसला रखती थी, जिसे मेरी परवाह थी। वो नहीं करेगी तो मैं खुद भी नहीं करूँगा। मैं किसी को ये नहीं समझा सकता कि वो मेरा प्लस पॉइंट है। उसके बगैर मैं -0 हूँ। काफ़ी देर तक पराग चुप रहा। हाँ, उसे दुख नहीं हुआ था। आजकल उसे किसी के लिए दुख नहीं होता था। अपने लिए भी नहीं, सब वक्त की बर्बादी थी। क्या चाहते हो अब? 2.5 साल कब्र वाली जीनिया हाकिम। सिगारेट जल जल कर राख हो रहा था। फायदा कोई नहीं। उसका निकाह हो चुका है और शोहर हयात है। उसके पहले शोहर का इंतकाल भी मेरे हाथों पे दर्ज है। एक निशान और सही। खुद को सहा करते जा रहे हो, एक दिन तुम उसे नजर तक आना बंद हो जाओगे। उसने मुझे कभी दुनिया की नजर से देखा ही नहीं। तुमने 2.5 साल उसके बगैर गुजारे हैं, बाकी की जिंदगी भी गुजार सकते हो। आग से खेलना बंद कर दो। 2.5 साल किस तरह गुजारे हैं सिर्फ मैं जानता हूँ, और कम से कम इस जिंदगी में उसे छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें जरूर कोई मशवरा देता अगर तुम मेरे दोस्त होते। अफसोस तुम नहीं हो, इसलिए हैप्पी सफरिंग पार्टनर। सर मेरे से कहते हुए उससे कॉल काट दी, कैसे थककर मोबाइल एक तरफ डाल दिया, फिर उठकर क्लोजेट की तरफ गया। कुछ देर बाद वो सुरमाई पेंट शर्ट के साथ घुंघराले बाल सेट किए अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। कोशिश, उसे बस कोशिश करनी थी। औरत ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं ये बात उसके दिमाग में अटक कर रह गई थी। उन दिनों बांग्लादेश में जगह जगह एहतजाज हो रहे थे। 1971 के बाद बांग्लादेश के निज़ाम में कोटा शामिल हो गया था, जिसमें सन 71 के वाक़यात में बाकोल बंगालियों के आज़ादी के लड़ने वाले मुजाहिद के ख़ानदान के लिए अलग कोटा था, जिसके मुताबिक नस्ल दर नस्ल उनके ख़ानदान को नौकरियां मिल रही थीं। मेरिट ख़त्म होता जा रहा था। यूनिवर्सिटी और हुकूमत के दरमियान अब आम आवाम की तादाद कम होती जा रही थी, क्योंकि कोटे के मुताबिक 60% नौकरियां और नशिस्तें मखसूस लोगों को मिल रही थीं, जिनके खिलाफ एहतजाज जारी था। ये उन एहतजाजात की शुरुआत थी। उसकी गाड़ी भी ऐसे ही किसी एहतजाज के दरमियान फंस गई थी। पहले 5 मिनट वो तहम्मुल का मुजाहरा करता रहा, फिर ड्राइवर को पैसे थमाकर वो गाड़ी से बाहर निकल आया। जगह जगह लोग बांग्लादेश का झंडा लिए खड़े थे। पुलिस उकताई हुई लग रही थी। वो रास्ता बनाता किसी तरह से उस रश से निकल आया। पैदल चलते हुए वो उस बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हुआ जहाँ जीनिया का घर था। फिर वो उससे कॉल मिलाने लगा। मोबाइल बजने की आवाज़ कहीं करीब से आ रही थी। कैसे पलट कर देखा, वो उसकी दाईं तरफ खड़ी थी। कैमरे का बैग कंधे पे लटक रहा था, मोबाइल हाथों में। रूप होती शाम में वो थकी हारी लौटी थी। शुक्रिया, उसे देखते हुए कहा। जीनिया खामोश रही। एक बार फिर गार्ड को पैसे देकर चोरी छुपे तुम्हारे घर आना पड़ता। ऐसा कभी किया नहीं ना, इससे बुरा लगता है। ओके, उसे सर हिलाकर कहा। गैस के लबों से मुस्कुराहट जुदा हुई। बात करनी है। घर लेकर चलोगी या कहीं बाहर बैठे? ना मैं घर लेकर जाना चाहती हूँ, ना तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। उसके बावजूद अगर तुम चाहो तो बाहर चलते हैं। सटनहरी बरकरार रही। घर क्यों नहीं? पेन की जेबों में हाथ उड़ से वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ। शाम के मिलकचे अंधेरे में वो दोनों किसी कहानी का हिस्सा मालूम हो रहे थे। घुटन का एहसास बढ़ जाएगा, और मैं अपने घर में किसी गैर को बर्दाश्त नहीं करती। ज़ेरे लब कहती वो उसके सामने से गुजर गई। गैस को इद्दत का ऐसा एहसास हुआ। वो उन लोगों में से नहीं था जो जलील होना बर्दाश्त करें, लेकिन इस औरत को मार्जिन दे लेने में कभी कभार अना आड़े नहीं आती थी। अब आ रही थी। अब वो हद से बढ़ रही थी। एहतजाज की वजह से कई सड़कें बेतहाशा पुरशोर थीं और कहीं बिल्कुल खामोश सुनसान। जिस सड़क पे वो दोनों चल रहे थे, वहाँ इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। कहीं से कोई बिल्ली गुजर जाती तो आहट पैदा होती। तुम मेरे साथ ऐसा रवैया कब तक रखोगी? मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई रवैया, कोई ताल्लुक सिरे से नहीं रखना चाहती। मैं तुम्हारी जुर्रत देखकर हैरान हूँ। तुमने अपने मंगेतर को धोखा दिया, फिर ऑफिस में अपने बॉस को ग्रीन सिग्नल देती रही। उसके बाद तुम मेरी आंखों के नीचे मेरे भाई से अफेयर चलाती रही, और अब भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ ये रवैया रखो। वो चलते हुए गर्दन फेर कर उसे देखते हुए कह रहा था। लहजे में काट थी। सड़क के किनारे लगे दरख्तों के साथ चलती वो रुक गई। तुम में जरा भी हया नहीं है। जीनिया चुपचाप उसे देखती रही। चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया। वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गई। गैस गंभीर अंदर तक सुलग कर रह गया।
उसका जी चाहा था वो उस पे लानत भेजकर वापस चला जाए और कुछ ऐसा करे कि उस लड़की को वाकई उसके कदमों में आकर बैठना पड़े। लेकिन उससे एक बार फिर सब किया, दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। तुम्हें अगर कोई बात करनी हो तो मुझे कॉल कर लेना। थोड़ी दूर जाकर उससे खुद बात शुरू की। क्यों? तुम मेरी कॉल का इंतजार करोगी? तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा सही। तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? उससे सीनियर का बाजू तेजी से अपनी तरफ मुड़ा, आंखों में चिंगारियां थी और गिरफ्त आई नहीं। तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझे कोल्ड शोल्डर्स दोगी और मैं एक दिन तुमसे बेजार होकर यहाँ से चला जाऊंगा? तुमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद लगाऊं, वो भी अच्छाई की, माजरत, मगर बेवकूफ़ों की सब छोड़ दी है मैंने। वो उसी तरह बेरूही से बोली, कैसे उसी तरह उसके बाजू पे गिरफ्त बढ़ाते उसे करीब किया, इतना कि वो अब उसकी आंखों में कहर देख सकती थी। मुझे इतना आजमाओ जितना बाद में तुम बर्दाश्त कर सको। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया तुम वो डिजर्व करती थी, और मुझे दुआएं दो कि तुम्हें जिंदा छोड़ा, वरना तुम जैसी औरतों की जगह कब्रों में है या फिर घर में मर्द के कदमों में। तुम जैसी को बगैर इज्जत के घर में रखा जाता है, सिर्फ जरूरत के तहत। अपने हर हर लफ्ज के साथ उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी, इतनी कि सीने को अपना बाजू चलता महसूस हो। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया हूँ, वरना किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारा खानदान बहुत सुकून से रह रहा है और तुम्हारा वो सो कॉल्ड शोहर हर रोज किसी नई औरत के साथ नजर आता है। सिर्फ मुझे परवाह है तुम्हारी। कम से कम वो इस तरह किसी औरत का बाजू पकड़कर अपनी ताकत नहीं दिखाता होगा। बगैर चिल्लाए, बगैर किसी शोर की उससे धीमे लहजे में कहा, मुझ पे और मेरी ज़ात पे बात करने की आदत और इजाज़त है तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मेरे शोहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो तुम अभी मुझे अच्छे से जानते नहीं। गुस्सा, तैश, हसासियत, वफा, उसके पास तो हर एक जज्बा था। हाँ, मगर कैस गंभीर के लिए नहीं, उसका दिल शल हो। जीनिया का बाजू छोड़कर वो फासले पे हो। चंद लम्हे एक दूसरे के सामने खड़े हो बस एक दूसरे को देखते रहे। कैस बेबसी से उसे देखता रहा और जीनिया उसे जैसे जज्बात छू कर भी ना गुजरे हों। कोफ्त, बेसारी, उकताहट, कैस की मौजूदगी को वो इन 3 लफ्ज़ों में समेट सकती थी। तुम जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? मैंने तुमसे मोहब्बत कर ली, पता नहीं क्यों कर ली। वो सड़क किनारे रखी बेंच पे बैठ गया, सर को हाथों में गिरा लिया। उसे हर्ट करता था तो गिल्ट होता था, वो दूर जाती थी तो बर्दाश्त नहीं होता था। मोहब्बत उससे मजबूर कर चुकी थी। तुमसे पहले इतनी ठीक जिंदगी थी, काम, पैसा, खानदान और मेरे रोग। फिर तुम आ गई, आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मेरा चार्ज खत्म होता गया। फिर मैं तुम्हारा आदी हो गया। तुमने दुआएं की थी ना कि अल्लाह अब्दुल्ला का दिल तुम्हारे लिए पलट दे। उसने पलट दिया, लेकिन गलत वक्त पे। तुम बहुत दूर जा चुकी थी। कई लम्हे गर्दन झुकाए हलक में अटकते आंसुओं की गोलों को नजरअंदाज करते वो बैठा रहा। फिर निगाह उठाकर देखा तो उस सामने बुत बनी खड़ी थी। गैस गंभीर ने अपने बाल दोनों मुट्ठियों में भर लिए, दांतों पे दांत जमाकर सब किया, मगर आंसुओं के कुछ कतरे बिला इजाजत उसकी आंखों से गिर पड़े। ये बेरूही, ये उसके बर्दाश्त से ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। आंखें रगड़कर उसे सीनिया को देखा। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती तुम्हें? वो उसे देखती रही, जवाब नहीं दिया, ऐसे जैसे गैस वहां हो ही नहीं। उससे चेहरे पे हाथ फेरकर खुद को कंपोज किया। चंद लंबे गहरे सांस लिए, फिर जब उसे देखा तो निगाहों में नरमी थी, बेबसी थी। वो ऐसे दोराहे भी था जहां से कोई वापसी मुमकिन नहीं थी। तुमने खाना खाया है? फिक्रमंदी से पूछा। नहीं। बताना चाहिए था, इतनी देर भूखा रहना अच्छा नहीं होता। आंखें रगड़कर साफ करते हुए उठा और उसके सामने से आगे निकल गया। आओ, तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। वो दूसरी मुलाकात में भी उसे घर छोड़कर आया था। उससे तब भी सीनियर को घर छोड़ा था जब उससे वलाज की मौत का पता चला था। और आज, आज तो कैस गंभीर अपने दिल के जनाजे को बरतरफ किए उसे घर छोड़ने जा रहा था। महबूब के मसले थे तो चाहने वाले के फराइज भी थे, और उससे फराइज हमेशा निभाए थे। हवेली वाले अपने किए हर जुल्म को ऐसे भूले जैसे उनसे ज़्यादा मजलूम किसी माँ ने जना ना हो। मसरूफियात और ज़िंदगी एक रेस में भाग रहे थे। हाकिम नवाब का वो छोटा सा घर कहीं दूर छूट गया था। आज बड़े दिनों बाद बशर को फरागत मिली थी। वो हवेली के लॉन में घुटनों के बल बैठा हुआ था। सामने से ज़ैनब बॉल हाथ में लिए छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ आ रही थी। वो बॉल बशर को थमा दी तो वो उसके दोनों गाल बारी बारी चूमता।
और बॉल दोबारा उछाल देता। बच्ची खिलखिलाते हुए दोबारा बॉल लाने की तकतों में लग जाती। जरा पास से भी हाकिम नवाब बैठे थे। औलाद की औलाद से जो मोहब्बत होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। गुज़रे बरसों में वो बदले अगर नहीं थे तो पहले जैसे भी नहीं रहे थे। उनका ज़्यादा वक्त अब तन्हाई में गुजरता था। औलाद से फासले उन्होंने खुद पैदा किए थे और उन्हें पुर करना बहुत मुश्किल था। वालिदैन बाज़ दफ़ा औलाद की ज़िंदगी में ऐसा खला छोड़ देते हैं जिन्हें पुर करते वक्त उन्हें ये नहीं मालूम होता औलाद उस खला की आदी हो चुकी होती है। वो उस खेल से थक गया था तो ज़ैनब को गोद में उठाए कुर्सियों की तरफ चलाया, उसे कुर्सी पे बिठाया और खुद सामने बैठ गया। तुम्हारी नाराज़गी मज़ीद कितना अरसा चलेगी? टांग पर टांग चढ़ाए हाकिम ने उससे मुखातिब किया। बशर उनकी तरफ देखे बगैर केक के टुकड़े करके ज़ैनब को थमा रहा था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझसे इख्तिलाफ़ात हैं। हर दूसरे इंसान को होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? हर दूसरा इंसान मेरा बड़ा बेटा नहीं है। ज़ैनब को केक खिलाती उसकी उंगलियां एक लम्हे को साकित हुई। बाकी दुनिया मैं जूती की नोक पे रखता हूँ। अगर किसी की परवाह है तो मेरी औलाद। बशर ने गर्दन फेर कर उनकी तरफ देखा। निगाहों में सुर्खी थी, लब भींचे रखे थे। कम से कम आपको ये बात कहने का कोई हक नहीं अब्बा। सारी जिंदगी में जो आपने किया ऐसा कोई बाप नहीं करता। गलती इंसानों से ही होती है और माफ न करने का हक भी हर इंसान को हासिल है। साथ गुनाहगार को माफ ना करे तो दुरुस्त, मगर गुनाहगार दूसरे गुनाहगार पर इल्जाम लगाते हुए अच्छा नहीं लगता। यानी अब आप सारा मलबा मेरे ऊपर डाल देंगे? बशर के लहजे में सख्ती खुली। नहीं, मैं अपने कसूर मानता हूँ और शायद उन्हें दुरुस्त करने का वक्त गुजर गया, लेकिन तुम अपनी गलतियों से पीछा क्यों छुड़वा रहे हो? गलत करने वाला गलत नहीं होता, गलत को गलत ना कहने वाला भी गलत होता है। कम से कम ज़ैनी मेरे बुरे रवैये पर मजम्मत ज़रूर करती थी। तुम मर्द होकर भी चुप थे, क्योंकि अंदर कहीं ये सब देखकर तुम इसी सब के आदी हो गए थे। माजी और हाल के दरमियान दो लकीरें थीं। किसी ने बशर हाकिम का हाथ खींचकर उसे माजी में पटक दिया था। अपने किसी भी रवैये से इनकारी नहीं हूं मैं, लेकिन मैं थक गया हूं। तुम्हारी और कोंच की नाराजगी ने मुझे थका दिया है। आपको ज़हनी की परवाह अब भी नहीं है। गीले रूंधे हुए लहजे में शिकवा किया। हाकिम नवाब की आंखों में बायक वक्त कहीं तासुर आए थे। किसी ने उनके कलेजे में हाथ मारा था और ऐसी जगह कि कई लम्हे वो शल रहे। मेरी बेटी है वो, उसकी परवाह है मुझे, हमेशा थी। बशर को लगा उनकी आवाज़ गीली हुई है। वो मजबूत थी, इसलिए मुझे लगा वो देख लेगी, खुद हल निकाल लेगी। बहुत घटिया बाप हूं मैं, अपने मसाइल और तकलीफ़ें अपने बच्चों पर डाल दी। लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा मैंने उसे महफूज करने की कोशिश की थी और कर भी लिया। उन्होंने आगे होकर बशर की आंखों में देखा। तुम्हारी बहन ढाका में है और महफूज है। बशर हाकिम जहाँ का तहाँ रह गया। वो बगैर सांस से यकटक अपने बाप को देख रहा था। आसपास क्या था क्या नहीं, एक लम्हे को उसे सब भूल गया। उसका शोहर उसे ढूंढता रहा है, मानना पड़ेगा। उसकी अपनी पसंद अब्दुल्ला बलात से बेहतर थी। वो कहकर हंस पड़े। बशर नहीं हंसा। मैंने मेहदी को उसके घर का एड्रेस दे दिया है। मैं चाहता हूँ अब सब सही हो जाए। वो आवाज बुलंद बोलते हुए पीछे को टेक लगा गए। मुझसे नाराजगी खत्म कर लो बशर, अब वक्त है। खत्म हो गया तो पछताओगे। जैनी ठीक है अब्बा। जैनी, आप जानते थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आंखों में नमी चमक रही थी। मैंने पागलों की तरह ढूंढा है अब्बा। वो खुश था, शिकायत कर रहा था। वो उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। हाकिम अपनी जगह से उठ खड़े हुए, बशरी कंधे पे हाथ रखा। उस हाथ में वैसी मजबूती नहीं थी। मेरे जुर्म में एक और इजाफा, धीरे से कहकर उठ खड़े हुए। चंद पल बाद वो हवेली के अंदर जा रहे थे। बशर उन्हें जाते हुए देखता रहा। कुछ था जो उनमें बदल कर रह गया था, कुछ था जो ये खबर सुनकर बशर के अंदर बदल गया था। वो खुश था, बेहद खुश। हालात दिन ब दिन कुशीदा होते जा रहे थे। पूरा मन ढाका अब हर वक्त आसमान में घूमते हेलीकॉप्टर्स की गूंज सुनाता रहता। पुलिस के जुल्म और एहतजाजियों के हौसले देखता। ढाका चल रहा था, ढाका तामीर हो रहा था। नई नस्ल के हौसले उस शहर को नई हिम्मत बख्श रहे थे। आजकल दुकानें, मार्केट्स, रेस्टोरेंट बंद थे। यूनिवर्सिटीज़ पे ताले पड़े थे। शहर में कभी कर्फ्यू लग जाता और कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता। आए दिन तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प छिड़ी रहती। खौफो हरास से ढाका पे अपने साए गहरे कर दिए थे।
आखिरी मुलाकात के लिए गैस कंपनी ने जो जगह मुंतखब की थी वो एक बहरी जहाज़ का अर्शा था, जहाँ इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। जीनिया उसकी तरफ पुष्ट किए समंदर देख रही थी और गैस जहाज़ को बेतहाशा रोशनियों में घिरे हुए वो अपने अंदर के अंधेरों को छुपा रहे थे। दोनों के बाल हवा की दोश पे फड़फड़ा रहे थे। मैं कल वापस जा रहा हूँ। उसकी निगाहें सामने बैठे एक जोड़े पे जमी थी, जिनमें औरत की गोद में एक छोटी बच्ची थी। मुझे जबरदस्ती डरा धमकाकर अपने साथ ले जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो पानी में चमकती रोशनियां देख रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस तरह लेकर जा सकता हूँ? वो एक मिसाली खानदान था और वो उन्हें देख नहीं सका। गैस गर्दन तिरछी किए उसके नीम रुख को देखने लगा। उसकी लौंग चमक रही थी। तुम्हारे बारे में सोचना बहुत अरसे से छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी खुशफहमियां ख़त्म कहाँ होती हैं? और कभी एक वक्त ऐसा भी था कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचती थी। उसकी कानों की बालियां, उनकी साख, वो एक एक शय गौर से देख रहा था। उसी लम्हे सीनिया ने भी गर्दन फेर कर उसे देखा। समंदर की खूबसूरती में लहरों के दरमियान सरसराती हवाओं में वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर सुनहरी आंखों वाली लड़की ने कुछ कहा। स्याह आंखों वाला मर्द उसी इतराफ के सुनने को बेचैन था। जीनिया धीरे धीरे नीचे बैठ गई। अर्शे से टेक लगाए उसने बासु घुटनों के गिरबान लिए। गैस उसके सामने बैठा। तुम मेरा कंफर्ट जोन थे अब्दुल्ला। लहरों ने शोर कम कर दिया। रोशनियों ने पलटकर बस उन दोनों का हाथ आ गया। मैं सिर्फ तुम्हें सोचती नहीं थी, मैंने तुम्हारी प्रस्तिश की थी। तुम वो आदमी थे जिसका जिक्र सोच भी मेरे लिए सुकून थी। मैं तुम्हारे लिए आधी दुनिया से लड़ सकती थी। उससे लब काटे। फिर अब्दुल्ला सामान को देखा। वो कहाँ कहीं और देख सकता था। मैं दुआएं करती थी कि अल्लाह तुम्हारा दिल नरम कर दे। तुम आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, मेरे लिए आ जाओ। बेशक ये मासी का इजहार था, लेकिन वो जिस बेतासो चेहरे के साथ कह रही थी, अब्दुल्ला को ये चेहरा खला, अम्मा, अब्बा, बशर, सारा खानदान जानता था तुम नहीं आओगे, लेकिन मैंने तुमसे उम्मीद रखी। पल आज का नाम मेरे साथ आया तो मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपनी मायूं से उठकर तुम्हें कॉल्स मिलाई। मैं वो वक्त कैसे भूलूं जब तुमने मेरी तस्लील की थी। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम दुनिया थे मेरी। तुम अच्छे बुरे नहीं लगे थे, तुम मुझे मेरे लगते थे। लेकिन तुमने छोड़ा, तुमने हमेशा मुझे पीछे छोड़ा। तुम बुत थे मेरा जो पाश पाश हो गया, होना ही था। तुम्हारी मोहब्बत में खुद को गिरा जो दिया था। गिला कर रही हो तो माजरत हुआ हूँ, ताना है तो सर झुकाकर सुन लूंगा। क्या करूं मैं? मेरा माजी अगर अच्छा होता तो आज यहाँ तुम मेरे साथ खुश होती। उसकी आंखों में नमी उतरी। दिल में कई नासूर सर उठाने लगे। मेरी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें थी। थक गया था मैं, हर्ट था इसीलिए हर्ट किया। लेकिन अब सब सही करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। जो कुछ भी माजी में हुआ मैं उसे भूलकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं सारी दुनिया से जीत सकता हूँ, बस तुम्हारे सामने हार जाता हूँ। और ये हार मुझे बुरी नहीं लगती। क्या तुम अब भी अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकती? जीनिया रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी और गैस उसके सामने। जीनिया को देखते हुए उससे थककर बेहद आसुर्दगी से सर उसके घुटने पे रख दिया। गर्दन झुका दी और हार तस्लीम की, जैसे हमेशा करता था। मैं बुरा था, घटिया था, लेकिन मैं तुम्हारा था, कई साल पहले भी और आज भी। फिर मेरी जिंदगी में मेहदी गंभीर आया। वो उससे बेपरवाह थी। पहली ही बार उससे मुझे बताया हर मर्द एक जैसा नहीं होता। फिर जाने क्या और कैसा ताल्लुक था। जुनती हुआ तो ख़त्म नहीं हो सका। मैं उससे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, लेकिन हो गई। और ऐसी हुई है कि आज 2.5 साल बाद भी मैं उससे मूव ऑन नहीं कर सकी और ना कर सकूंगी। उसी घुटने पे सर रख के पहलू में गिरा उसका हाथ थाम गया। वो रो रहा था। अजियत, शराकत, हिजर और वसल के दरमियान दोहरी अजियत उसे रुला रही थी। रोशनियां उसकी पुष्ट से होकर पलट रही थीं। प्लीज चुप हो जाओ। भारी जुकाम सदा आवाज में उससे इल्तिजा की। उसका नाम मत लो, तुम किसी का नाम मत लो, बस हमारी बात करो। तुम जो कहोगी मैं ठीक कर दूंगा, किसी और को दरमियान में मत लाओ। उसके हाथ पे गैस के हाथ की गिरफ्त सख्त और बेबस होती गई। तुमने मुझे हमेशा तकलीफ दी,
ना मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, ना साला, मैं तुम्हें दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में देखना भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम बस कहीं चले जाओ। और मेरा क्या? मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। घुटने से सर हटाते वो उसका हाथ अपनी आंखों से लगा गया। सीने के पत्थर वजूद में कोई जंबिश न हुई। वो बेतासुर थी। तुमसे नफरत करना भी मुझे मेरी तौहीन लगता है। प्लीज, मेरे साथ जिस जिसने बुरा किया है मैं उन्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम ले जाओ मुझे अपने साथ, मैं तैयार हूँ। शादी कर लो, तलाक दिलवा दो, सब कर लो, लेकिन तुम कभी मेरे दिल पे दस्तरस नहीं हासिल कर सकोगे। और तुम जानते हो मैं अपने हित की कितनी पक्की हूँ। उसकी हथेली गीली हो रही थी। गैस गंभीर के कल भी जख्म पानी की तरह रिस कर उसकी हथेली भिगो रहे थे। वो उससे मोहब्बत ना करती, उसे फर्क ना पड़ता। वो उससे नफरत भी नहीं करती थी। गैस का दिल फटकर दो हिस्से हुआ। आंखों से लगाया हुआ उसका हाथ वो उस हाथ को नहीं छोड़ सका। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अल्लाह तुम्हें गारत करे अब्दुल्ला। अपना हाथ उससे छुड़वाते उसकी आंखों में आंखें डाले बेहद नफरत से कहा, ऐसे कि वो ठहरिया। साकित सामित ढाका शहर में ऑक्सीजन की किल्लत हुई और सुर्ख आंखों वाला वो शख्स कतरा कतरा मरने लगा। मैं जिंदगी में अगर किसी शख्स को दोबारा नहीं देखना चाहती तो वो तुम हो। तुम मेरे आगे तड़प तड़प कर मर जाओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर तक सन्नाटा छा गया, ऐसे जैसे उस लड़की के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई ही न दे रही हो। वह आंखों में बेयकीन लिए टुकर टुकर उसका चेहरा देख रहा था। सुनहरी आंखों की बेअतनाई, लहजे की सर्द मेहरी और कड़वाहट, उसे कुछ भी हजम करने में बेतहाशा दिक्कत हुई। अगर तुमने एक और दफ़ा मुझे मिलने बुलवाया तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर बताऊंगी कि मैं इल्लीगल हूँ। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ सिवाय तुम्हारी मौजूदगी के। मुझे तुमसे कोफ्त होती है। तुम्हारा चूना नापाक है। मैं शादीशुदा हूँ। तुम मुझे नापाक करते हो, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। उससे जीनिया का हाथ छोड़ दिया। वो अजनबी हो गई थी। ये उसकी जीनिया नहीं थी। वो हथेली नीचे रखते अपना सारा वजन उस पर डालते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके प्लस पॉइंट ने उसे -0 कर दिया था। रियाजी के उसूलों में कोई हल निकलता होगा। असल ज़िंदगी में उसका सारा वजूद किसी अदूत की तरह कट गया। वो किसी दूसरी रकम में शामिल होने के काबिल नहीं रहा। वो ऐसा आदत बन गया जिसे उसकी अपनी तज्ज़ी ने काट कर रफ़ अमल कर दिया था। वो तेज़ से इस कदम लेता जहाज़ के कप्तान की तरफ जा रहा था। सीनियर ने देखा वो उससे भी तेज़-तेज़ कुछ कह रहा था। कप्तान के चेहरे पे उलझन थी, मगर वो जहाज़ मोड़ रहा था। गैस तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक जहाज़ वापस किनारे तक नहीं आया। बोट के करीब जहाज़ रुका तो गैस से वहीं से एक नज़र सीनिया को देखा। फिर छोटे-छोटे कदम लेता वो उससे करीब आकर रुका। वो निगाहें उठाए उसे देख रही थी। मैं इस वक्त जा रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन एक बात याद रखना। उससे उंगली उठाकर उसे वार्न किया। इन 2.5 साल में मैंने एक शोहर के होते हुए भी तुम्हें एक इजाफी औरत रखा है। अगले 2.5 सदी भी रख सकता हूँ, या तो मैं या फिर कोई नहीं। याद रखना। और इस शहर को छोड़कर कहीं भी जाने की कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं वापस आऊंगा और तुम मुझे यहीं चाहिए हो। जवाब की उम्मीद उससे थी नहीं, इसलिए वो रुका भी नहीं और तेज से इस कदम लेता उसके नसों से ओझल हो गया। जीनिया हाकिम खाली खाली निगाहों से उसे जाते हुए देखती रही। उसकी पकड़ कब होगी, ये वाहिद सवाल था जो उसके दिलो दिमाग में अटक कर रह गया था।